हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स फ्रॉम नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम पहुंचे हैं अपने वीडियो पे कंज्यूमर्स क्लियरम के लिए। राइट, अब उस सीरीज में कंज्यूमर क्लियरम की सीरीज में आज हम वीडियो नंबर 4 पे पहुंचे। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। आज हम कंज्यूमर क्लियरम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर क्लियरम में हमने बेसिक चीजें पढ़ ली है। राइट, मेन टॉपिक पे पहुंचने से पहले आज हम कंज्यूमर क्लियरम को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कंज्यूमर क्लियरम जो होता है उसके थोड़े बहुत हमने डिस्कशन करा, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर क्लियरम तक पहुंचने तक हमारे पास दो अप्रोचेज है ना। एक हमने डिस्कस करा था कार्डिनल अप्रोच, जो नंबर में काउंट करता है यूटिल्स को। एक पढ़ा था ऑर्डिनल अप्रोच, जो ऑर्डर में काउंट करता है, याद है। अब कार्डिनल अप्रोच से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच में है 2 केसेस। कार्डिनल अप्रोच में 2 केसेस कौन से हैं कि अगर कंज्यूमर मार्केट में गया और उसने एक कमोडिटी को कंज्यूम करा, सिर्फ एक गुड्स को कंज्यूम करा, तो उसको कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्या कंडीशन रहेगी। सेकंड है कि जब वो 2 गुड्स को कंज्यूम करेगा तो कैसे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो उसको शुरू करने वाले इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 कमोडिटी के केस में पूरा का पूरा ये एंड हो जाए, मे बी वीडियो लंबी चल जाए, ताकि एक ही जगह आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली बात बेसिक थी। अब आज टॉपिक पे, आज की वीडियो पे ध्यान से समझना। बात करते हैं कंज्यूमर क्लियरम से। हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर क्लियरम डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है, और इन केस ऑफ वन कमोडिटी डेफिनेशन दोनों के केस में सेम रहेगी। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, बट हम देखेंगे आगे की कंडीशन, डायग्राम, टेबल इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है भाई, तो आज कंज्यूमर क्लियरम क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक और बात, इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 6 मार्क्स किसी भी टाइप से आ सकता है। तो सारी की सारी चीजें आपको समझनी है। नाउ कंज्यूमर क्लियरम हमने छोटा सा डिस्कस करा था पहले भी। राइट, 1 मार्क्स का डेफिनेशन आ सकता है। तो कंज्यूमर तो आपको पता है कि वो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियरम का मीनिंग क्या है? तो इकोनॉमिक्स में क्लियरम का मीनिंग होता है मैक्सिमम। राइट, अब मैक्सिमम क्या, कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन। उसी तरीके से प्रोड्यूसर क्लियरम क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर को मैक्सिमम क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो ये बेसिक चीज समझ सकते हैं। आपके कंज्यूमर क्लियरम का मतलब होता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब लॉजिकली कुछ छोटे डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जाने की कंडीशन क्या हो सकती है? सिंपली वो मार्केट में जाए, गुड्स को कंज्यूम करे, उस गुड्स का कुछ प्राइस हो, उसके पास कुछ गिवन इनकम हो। बात समझ आ रहा है क्या? यार वो मार्केट में खरीदने जाएगा तो उसके लिए कुछ इनकम चाहिए ना, और जो गुड्स को खरीदेगा या तो वो एक गुड्स हो गया तो 2 होगा। ठीक है, और उसके पास कुछ इनकम होनी चाहिए, ऑब्वियसली। राइट, तो इसी को बेस, इसी चीज को समझ के हमने एक डेफिनेशन बना दी और उसको बोलते हैं कंज्यूमर क्लियरम। क्या है देखना, द कंज्यूमर इज इन क्लियरम, शॉर्ट में लिखा है द कंज्यूमर इज इन क्लियरम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड कमोडिटी। राइट, कहने का मतलब कंज्यूमर क्लियरम में कब होता है? जब उसकी गिवन इनकम, उसकी जो गिवन है हिज हर, दोनों लगा सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस जो गुड्स एंड कमोडिटी का होगा, ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर, को प्लान करता है खर्चा करने के लिए ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट ही मैक्सिमाइजेस टोटल सेटिस्फेक्शन। बात समझ आई? आप किसी भी बुक से कहीं से भी डेफिनेशन को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको समझ में आना चाहिए। एक इस तरीके से भी समझ सकते हो, बट मेन मुद्दा ये है कि कंज्यूमर क्या है। भाई कंज्यूमर मार्केट में जाता है, उसके पास गिवन इनकम है उसकी, और मार्केट में गुड्स का प्राइस है, चाहे वो 1 कमोडिटी हो चाहे वो 2 कमोडिटी हो, और वो ट्राई करता है एक्सपेंडिचर करने के लिए उस गुड्स एंड सर्विसेज पे, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे, इस तरीके से ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। वो कंडीशन, वो सिचुएशन, वो पॉइंट क्या कहलाता है? कंज्यूमर क्लियरम। इतना सिंपल है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। अब कंज्यूमर क्लियरम को हमें 2 केस में पढ़ना है, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट केसेस है, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंडीशन है उसकी। इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, जब कंज्यूमर एक गुड्स को कंजम्पशन करता है, और दूसरा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, अच्छा ऐसा ही है सर कि कंज्यूमर सिर्फ 2 ही गुड्स को करता है, 3 और 4 नहीं करता है? बिल्कुल करता है, 3, 4, 5 को भी कमोडिटी को कंजम्पशन कर सकता है। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि जब कंज्यूमर n नंबर ऑफ गुड्स को कंजम्पशन करता है तब कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अभी के लिए हम लिमिटेड है कि 1 कमोडिटी के केस में देख लेंगे और 2 कमोडिटी के केस में देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं। केस ऑफ 1 कमोडिटी डेफिनेशन आपको नोट करनी है अच्छे से, दोनों के केस में सेम डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, अब यहां से इन केस ऑफ 1 कमोडिटी में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम शुरू कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर क्लियरम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। ठीक है, ध्यान से समझना। बच्चे इसको रट लेते हैं या आप जनरली समझ नहीं पाते इसके लॉजिकल कंसेप्ट को। मैंने एक ही बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी है ताकि मेरे को बार बार चेंज ना करना पड़े, आपका कंसंट्रेशन ना बिगड़े, सारी चीजें एक ही बारे में समझ आ जाए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप कोई सी भी वीडियो देख लेना, आपको ये टॉपिक इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया, मे भी। राइट, क्योंकि इस तरीके से जब मैं पढ़ता था, मेरे को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं लॉजिकली समझ नहीं पाया, कभी रट्टा पढ़ता था।
बिलीव करना, इस वीडियो को देखो और इस टॉपिक को समझो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा, उसके पीछे का लॉजिक भी समझ आएगा, राइट। अब देखना क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। हमें देखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, राइट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने देख ली। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस बेसिस पे, क्या वो कंडीशन है जिसमें क्वालिटी में मैं बोलूंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाए, थ्योरी तो हमने समझ ली, वो कंडीशन ये है, राइट। मेन कंडीशन ये है, ठीक है। इसके दो और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है पहला मैं बता देता हूं, जो मैंने लिखा नहीं है वो इजी आप समझ जाएंगे बताते हैं मेरे कि पहला कंडीशन है कि कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम गिवन होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर का जो प्राइस है, कमोडिटी का जो प्राइस है वो गिवन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा आप जोड़ सकते हो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। तो तीन ये कंडीशन हो गए बेसिक्स, ठीक है। और चौथा जो कंडीशन है वो समझना वो ये है, पहला क्या बोला मैंने, कंज्यूमर की इनकम गिवन होगी, ठीक है, और कांस्टेंट होगी, कमोडिटी का प्राइस गिवन होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। और लास्ट कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। और फोर्थ जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट, दैट इज प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एमयू। इसको समझना क्या होता है, जनरली आपकी बुक में लिखा होगा ये P इक्वल टू एमयू, और इसको समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये कंडीशन ये नहीं है कि प्राइस आपका मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जहां पे भी आपका प्राइस आपके मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाए, वो कौन सा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है। देखो एक मार्जिनल यूटिलिटी का तो समझो आप यहां पे देखो, यूनिट ऑफ गुड्स आपने कंज्यूम करा, एक गुड्स x है, उसकी यूनिट है 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। आपने इसको कंज्यूम करा तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला, ठीक है। कंज्यूम करा तो मार्जिनल यूटिलिटी मिला, यूटिल्स घटते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल 0 भी हो जाएगा, 90 भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया, मतलब पॉजिटिव तक लिया, तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब ना एक चीज देखो, अब प्राइस का यूनिट क्या होता है रुपीस, और मार्जिनल यूटिलिटी का यूनिट क्या होता है, जो इमेजिनरी यूनिट है वो यूटिल्स है। तो ना दो अलग अलग यूनिट को मैं कंपेयर नहीं कर सकता। क्या हो गया, दो अलग अलग यूनिट को मैं कंपेयर नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस मार्जिनल यूटिलिटी को मनी में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, रुपीस में कन्वर्ट कर रहा हूं। मतलब जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इनकी वैल्यू मनी के टर्म में कितनी हो जाएगी। अरे बात समझ आ रही है, इन मार्जिनल यूटिलिटी की मनी के टर्म में वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जैसे मैंने उसको कन्वर्ट करा रुपीस में, ये दो सेम यूनिट बन गए, और जहां पे भी जितना मैं प्राइस पे कर रहा हूं उतना अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है उस जिस जगह पे इक्वल टू वो मेरा कंडीशन हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। बात समझ आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझो। मार्केट में जाओगे आप, एक कमोडिटी को कंजप्शन करोगे गिवन इनकम पे, गिवन प्राइस पे, रैशनली सोचोगे आप प्राइस पे करोगे, तो आप प्राइस पे करते जाओगे एक गुड्स के लिए और अलग अलग यूनिट्स आपके पास, तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां पे मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे मिलेगी जहां पे प्राइस और आपकी इनकम इक्वल हो जाए, जहां पे प्राइस और जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल हो जाए, राइट। तब वो कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड हो रही है तो आपकी कंडीशन हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की केस ऑफ वन कमोडिटी। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। अभी और जब टेबल डिस्कस करेंगे तो ये समझ आएगा इसकी रेलेवेंस कैसा क्यों लिखा है, बट ये मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे समझाने का कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होता है, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको मनी के टर्म में लेंगे, ध्यान रखना बहुत सारी बुकों में लिखा नहीं है और नहीं कभी समझ पाते बच्चे इस बात को, तो याद रहे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। पूछेगा क्यों, तो बता देना कि प्राइस की यूनिट है रुपीस और मार्जिनल यूटिलिटी की यूनिट है यूटिल्स, दोनों को अगर मेरे को कंपेयर करना तो सेम यूनिट के लिए मैं इसको मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करूंगा। बात समझ आएगी, बहुत बढ़िया। यहां तक हमने टेबल की समझ ली। अब सवाल है प्राइस तो सर गिवन होगा, राइट, गिवन प्राइस होगा हमेशा, आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा प्राइस। हमारे वाले एग्जांपल में मैंने मान लिया प्राइस है 5 रुपए, ठीक है। तो हर जितने भी कमोडिटी एक्स का यूनिट का प्राइस होता है, यूनिट का, ठीक है। आपको मतलब कोई सा भी कमोडिटी को कंज्यूम कर लो आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि सारे कमोडिटी के केस में प्राइस तो गुड्स का सेम रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस है 5 रुपए, समझ आ रहा है। जो प्राइस है कमोडिटी का तो कांस्टेंट है ना, चाहे कोई से भी यूनिट को कंज्यूम कर लो 5 रुपए देने पड़ेंगे आपको। ये चीज समझ आ गई, गिवन इनकम भी गिवन, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर ठीक है आपने ये बता दिया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है, इसको निकाले कैसे, हमें तो यही पता मार्जिनल यूटिलिटी, मैं अपने आप से गिवन दूंगा उसको और धीरे धीरे वो डिक्रीज होता चला जाता है, हमने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, बट इसको मनी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करो, राइट। तो दैट इज द फंडा जो सारी चीजें समझनी है, तो उसको बोलते हैं। तो इसके लिए ना हमें एक चीज चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, समझने से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। मैं बोल रहा हूं कि 1 मीटर, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलो आप, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक इसके बीच में एक रिलेशनशिप नहीं बताओ। आप कोई भी मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में जब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो। कहने का मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
अब आप कोई से भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई से भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है। बात समझ रहे? सेम फंडा यहाँ पे भी। अब हमें ना एक चीज चाहिए, एक चीज क्या चाहिए कि भैया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक रिलेशनशिप चाहिए किसके बीच में, यूटिल्स और रुपीस के बीच में। अरे बात समझ आई क्या? यूटिल्स और रुपीस के बीच में आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, जब भी आप बता पाएंगे कि भैया इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका यूज करना चाहिए। अरे बात समझ आ रही है? तो मैं क्या मान रहा हूं, 1 रुपए इक्वल टू 1 यूटिल्स, ठीक है, 1 रुपए इक्वल टू 1 रुपीस। तो आप क्या करेंगे ना, आप समझते इस चीज को ध्यान से, आप कंज्यूमर है और कोई ये अलग अलग वैल्यू करता है कंज्यूमर पे। कंज्यूमर से हम जनरली कंज्यूमर क्या करेगा, अपने 1 रुपए की वैल्यू बताएगा। कंज्यूमर बोलेगा भाई मैं 1 रुपए खर्च करता हूं तो मेरे को ना 5 यूटिल्स मिलनी चाहिए। कंज्यूमर बोलेगा मैं 1 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे 2 रुपए की यूटिल्स मिलनी चाहिए। ये बात समझ पा रहे हैं? जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कंज्यूमर पे डिपेंड है। कंज्यूमर बोलेगा भाई मैं 1 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे 1 यूटिल्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 1 यूटिल्स 1 रुपए इक्वल टू 1 यूटिल्स। सिंपल ये लोगे तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। और जो 1 रुपए के रिस्पेक्ट में जो ये आता है ना, उसको बोलता हूं मैं एमयूएम। क्या बोला मैंने? जो 1 रुपए के रिस्पेक्ट में कंज्यूमर बताता है कि उसको कितनी यूटिल्स मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं एमयूएम। फुल फॉर्म क्या है इसका? एमयूएम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या बोला मैंने? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, ये स्टैंडर्ड बताने का तरीका है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हाउ मच यूटिल्स यू वांट टू गिव फॉर 1 रुपीस। हाउ मच यूटिल्स यू वांट टू गिव फॉर 1 रुपीस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कहने का मतलब कंज्यूमर मार्केट में गया, कंज्यूमर के पास पैसे हैं। अब मैंने बोला कि भाई कंज्यूमर ये बताओ, जब आप अपने पैसे को पे कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, वहां से यूटिल्स मिलेगी। बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर 1 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो उस गुड्स के लिए कि आपको इतनी यूटिल्स मिले? तो बोलेगा सर 1 रुपए के बदले ना मेरे को 10 यूटिल्स मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे जो सेटिस्फेक्शन का रेट है ना वो ये है 1 रुपए इक्वल टू 10 यूटिल्स। तो एमयूएम इस केस में क्या हो जाएगा? एमयूएम इस केस में क्या हो जाएगा? 10। अरे बात समझ आ रही है क्या? एमयूएम इस केस में क्या हो जाएगा? 10। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड मिल गया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को कन्वर्ट करने का। फॉर्मूला क्या है? देखो भाई फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या? देखो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना है आपको, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो भी है उसको डिवाइड कर दो किससे? एमयूएम से। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालनी है तो जो भी आपका एमयूएम है उसको डिवाइड कर दो एमयूएम से। डिवाइड क्यों करें? आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, देखो आप रुपीस है और आपके पास यूटिल्स है, आपको यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है। यूटिल्स को रुपीस में कन्वर्ट करना है, जब भी इधर से इधर आते तो डिवाइड करो। बात समझ आएगी? यहाँ देखो अगर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड ही तो करते हैं। सेम यहाँ पे फंडा है। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को कन्वर्ट करना है तो सारे के सारे मार्जिनल यूटिलिटी को लो और उसे डिवाइड करते चल जाओ एमयूएम से। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक क्लियर आपका ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा मनी के टर्म। अरे बात समझ आई क्या? अब आ जाओ, ये इतनी सारी बेसिक समझने के बाद और एक टेबल पे देखो और अच्छे से समझ आ जाएगा। दोबारा से देखो, गुड्स एक्स है, उसकी यूनिट्स है, मार्जिनल यूटिलिटी गिवन होगी, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। प्राइस गिवन होगा उस गुड्स का 5 माना मैंने, ठीक। और यहाँ पे भी देखेंगे कि कहां पे क्लियर मिलेगा, राइट। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी निकालना है। तो मनी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है भाई? एमयूएम अपॉन एमयूएम। अब मैंने माना है एमयूएम कितना है? 1 रुपीज इक्वल टू 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में 1 रुपीज इक्वल टू 1, बुक में 1 रुपीज इक्वल टू 1 होता है इजी समझाने के लिए, बट 1 रुपीज इक्वल टू कितना भी क्वेश्चन गिवन दे सकता है, 10, 15, 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने जो हमने टेबल लिया उसका क्या माना है? 1 रुपीज इक्वल टू 5 यूनिट्स। मतलब कंज्यूमर बोल रहा है कि मैं 1 रुपया खर्च करूंगा तो मुझे 5 यूनिट्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। मेरे 1 रुपए की वैल्यू यूनिट्स में इतना है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे को ये बताओ 5 यू है क्या? ये एमयू है कि नहीं? अरे बात समझ आई क्या? 5 क्या हो गया आपका? एमयूएम। मतलब 1 रुपए के रिस्पेक्ट में जितने भी यूटिल्स हो 1, 10, 15, 20 वो क्या होता है? एमयूएम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब इजी है, बहुत सिंपल भाई। 40 ये सारे के सारे ऊपर लिखे जाएंगे, उसको डिवाइड करते चल जाओ। 40 को डिवाइड करोगे 5 से, फॉर्मूले के हिसाब से 8 आ जाएगा। 35 को डिवाइड करोगे 5 से तो 7 आ जाएगा। 30 को डिवाइड करोगे 5 से 6, 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5, 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 30। बात समझ आ गई? अब क्या लिखा आपको? एमयूएम इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आ गया आपका फंडा, और ये भी रुपीस के टर्म में है ना। अब कर दो कंपैरिजन। अब आपकी कंडीशन जो 3 कंडीशन बताई तो नॉर्मल है, थ्योरी वाली। चौथी कंडीशन है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो देखो कौन से यूनिट्स पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा या कंज्यूमर क्लियर मिलेगा। तो प्राइस इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। तो कहां पे लिख रहा है आपको? यस, ये रहा। तो
तो आप क्या बोलोगे, कंज्यूमर जब गुड एक्स की 4 यूनिट को कंज्यूम करेगा तो उस 4 यूनिट से उसको जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, और यहाँ पे उसको जो मिलेगा वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब ये एमयू लिखा है मैंने वो इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लेना जो भी मार्जिनल यूटिलिटी लिखा जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा। तो पीएक्स इक्वल टू ये हो गया, राइट। अब सवाल है कि सर पीएक्स इक्वल टू एमयूएक्स नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन मिल रहा मैक्सिमम, एक तो 3 या 5 6 यूनिट पे क्यों नहीं मिल रहा, तो ये कंडीशन है, यही क्यों कंडीशन है। इसके अलावा जो पीए ऐसा वाला कंडीशन क्यों नहीं है, ऐसा वाला कंडीशन क्यों नहीं है, पीएक्स इज ग्रेटर देन एमयूएक्स होगा तो क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा, पीएक्स इज लेस देन है तो क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है कि भैया यहीं पे क्यों मिल रहा है प्राइस इक्वल टू कंडीशन है। तो आपने बता दिया इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो लॉजिक देखो आप पहले वाले कंडीशन में देखना कि मार्जिनल आपने पैसे खर्च करे 5, सेटिस्फेक्शन मिल रही है 8, इसका मतलब एमयूएक्स जो है वो ग्रेटर देन है पीएक्स के, क्लियर। यहाँ पे भी देखो एमयूएक्स है ग्रेटर देन है पीएक्स के, यहाँ पे भी एमयूएक्स ग्रेटर देन पीएक्स, समझ रहे हैं। और यहाँ पे देखना एमयूएक्स लेस देन है पीएक्स के, एमयूएक्स लेस देन है पीएक्स के। तो पहली बात तो ये समझो कि इन दोनों को तो कभी यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम का भी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस आप ज्यादा पे कर रहे हो सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, प्राइस ज्यादा पे करो सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, तो इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में हो सकता है क्या, एग्री करते हैं आप। 5वें और 6वें यूनिट में तो इक्विलिब्रियम का भी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूं मैं, प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूं सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रही है कम। देखो प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो 5 रुपए सेटिस्फेक्शन मिल रही है कम, प्राइस 5 सेटिस्फेक्शन कम, तो इस कंडीशन में तो होगा नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा, समझो हम टोटल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन है ना, आप इसको ऐड करके देखो, इस वाली कंडीशन में 4 यूनिट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आप और ऐड करके देख लेना उसमें टोटल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा यूनिट्स मिल ही नहीं सकते। मान लो कंज्यूमर ने पहला कंजम्पशन करा 8 यूटिलिटी मिली उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में 5 रुपए दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रुकेगा कौन, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे रुकेगा कौन नहीं, ठीक है भाई। एक से देखा 5 रुपए, क्या बढ़िया मजा आ रहा है, 5 रुपए दे रहा हूं 8 यूनिट्स मिल रहा है और आगे बढ़ाएगा। दूसरी यूनिट को कंज्यूम करा, अरे बहुत बढ़िया, फिर यहाँ पे भी 5 रुपए दे रहा हूं 7 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे रुकूंगा मैं। थर्ड पे गया, अरे फिर देखा यार 5 रुपए में 6 यूनिट्स मिल रहा है, यहाँ पे क्यों रुकूंगा मैं यार, बढ़िया मजे आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, जितना पे कर रहा हूं उससे ज्यादा मिल रहा है। अब रुकते कहां पे हो, जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलने लग जाएगी प्राइस से। 4th यूनिट पे गया तो यहाँ रुक जाओ, क्योंकि यार प्राइस जितना दिया और वहां पे सेटिस्फेक्शन भी उतनी मिल रही। तो इस कंडीशन पे इसका यहाँ तक तो उसको ज्यादा मिल रहा था, इस कंडीशन पे वो रुका जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, राइट। यहाँ पे रुकेगा नहीं क्योंकि उसको मिलता ज्यादा सेटिस्फेक्शन, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। और एक और बात, सेटिस्फेक्शन कैसे पता चल रही है, टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट में। तो आप यहाँ पे देखो ऐड करके देखो, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हॉच-पॉच हो रहा है बट सारी चीजें समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, ऐड करके, यहाँ पे 8 मिला यूटिल्स, यहाँ पे 15, यहाँ पे कितना मिलेगा देखना, 21 टोटल यूटिलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा 26, यहाँ पे आपका हो गया ये 30, ठीक है, और 43, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो आप, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल यूटिल्स को 8, 15, 21, 26, 30 और 33। तो इन तीनों केस में, चारों केस में सबसे ज्यादा ये टोटल यूटिलिटी कहां मिल रही है, 26 पे। तो ये हो गया सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम का। सर यहाँ भी तो 30 मिल रहा है ज्यादा, 26 से यहाँ 33 मिल रहा है, बट ये घाटे का सौदा है ना सर। ये देखो प्राइस ज्यादा दे रहा हूँ और मैं यूटिलिटी कम मिल रहा है, तो क्या ही फायदा टोटल ऐड करके। अब देखो इसमें टोटल ऐड कितना करा है, 4, 3, जबकि ये लॉस है, क्योंकि लॉस वाले में तो इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं सकता कभी। और इन चारों में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इस वाली कंडीशन में मिल रही है। तो ये कंडीशन हो जाएगी मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, ये पूरा का पूरा फंडा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना आपको, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं, हमने क्या डिस्कस करा है। हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है। तो हमने देखा 4 उसकी कंडीशन होती है कि कंज्यूमर के पास जो गिवन इनकम है जो गिवन होगी और फिक्स होगी। कंज्यूमर जिस गुड्स को परचेज करेगा उसकी प्राइस फिक्स होगी, गिवन होगी। थर्ड, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, और जो ये 3 तो कॉमन थे थ्योरी वाले। फोर्थ जो कंडीशन है वो है प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमने क्यों इसको इक्वल रखा, क्योंकि ये दोनों की यूनिट अलग अलग है, ताकि हम कंपेयर कर सके। तो प्राइस को हमने मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी करके दोनों की यूनिट को सेम बनाया। सवाल है सर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी को कन्वर्ट कैसे करें, उसके लिए कंसेप्ट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एमयूएम, राइट। एमयूएम की मदद से जो 1 रुपए के रिस्पेक्ट में बताता है कि कंज्यूमर को कितनी यूटिल्स मिलनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हमने एक यूनिट बना दी, 1 रुपीज इक्वल टू व्हाटएवर, जितना भी वो यूटिल्स देना चाह रहा है। तो जितना भी वो यूटिल्स देगा वो एमयूएम होता है। और अगर एमयूएक्स को यानी इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका एमयूएक्स है उसको डिवाइड कर दो एमयूएम से,
तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और प्राइस आपके पास गिवन है, कांस्टेंट है, कंपेयर करके देख लो, आपको यही कंडीशन मिलेगी जहां पे पीएक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इक्वल होगा, तो वो कंडीशन होगी आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इससे ऊपर क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां तक कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं मिलती है, उसको उस पॉइंट पे मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मिलती है, और उससे आगे क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज यहाँ पे उसको लॉस हो रहा होता है, जो यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि प्राइस ज्यादा है, उसको यूटिलिटी कम मिल रही है। तो ये था हमारा कंडीशन, जहां पे आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे, थोड़ा सा हॉट हो गया बट मैंने पूरी कोशिश करी है सारी चीजें समझाने के लिए। आप कहीं भी वीडियो देख सकते हैं, बट ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, ये मैंने खुद ड्राइव करा, खुद मैं जो पढ़ता था, जब मेरे को ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं पता थी, मैंने भी रट लिया था, ठीक है, बट इस चीज को मैंने समझा और तरीके से मैंने ये डेवलप करा है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा और टॉपिक इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं कि ये जब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो कंज्यूमर क्या करेगा। देखो कंज्यूमर अगर यहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम तो नहीं है, और ना यहाँ पे है तो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, बट इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर हमेशा इक्विलिब्रियम में जाना चाह रहा है या होना ही चाहिए उसको इक्विलिब्रियम में। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जब ऐसी कंडीशन होती है, तो इसको देख के हम फिर टॉपिक को ऐड करेंगे। सो गाइस, टॉपिक में हम डायग्राम को देख लेते हैं, मैं भूल गया था बताना, राइट। तो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक को खत्म करने के लिए। सो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, सारी चीजें समझ ली, अब डायग्राम से देख लेते हैं, ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो डायग्राम क्या भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक कमोडिटी के केस में बात कर रहे हैं, इधर प्राइस जो हमें गिवन होगा, प्राइस कांस्टेंट है, पी के ऊपर बार लगा, इसका मतलब प्राइस गिवन है और कांस्टेंट है, हमने एक एरो डाला है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी टर्म्स ऑफ मनी निकाला हमने, ठीक है। ये जो एमपीएक्स है टर्म्स ऑफ मनी है, राइट। जो भी अब एमपीएक्स लिखा हुआ सारा का सारा इन टर्म्स ऑफ मनी है, बार बार लिखना नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है कि टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज होगा, तो नेचर ही उसका तो शुरू हुआ और यहाँ से वो डिक्रीज होता चला गया, ठीक है। जहां पे इसने कट करा प्राइस को और एमयूएक्स को, तो वो वाला कंडीशन होगा इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये वाला जो एरिया बना है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना रखा है, ये एरिया, इसको समझो, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ, ए बी एंड सी जो ये एरिया है, वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। क्यों बोल रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एमयूएक्स ज्यादा प्राइस है, यानी प्राइस वो कम पे कर रहा है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। और यहाँ पे वो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज्यादा और एमयूएक्स कम है। इस तरीके से आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। क्लियर है, होपफुली समझ आ गया होगा। अब आगे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, होपफुली आपने पिछले वाला सारा नोट कर लिया होगा। अब ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, फर्स्ट कंज्यूमर इन केस ऑफ वन कमोडिटी के केस में। अब ये अगर कंज्यूमर 3-3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक कहानी से लिख के दे देगा, उस कहानी में आपको ये कंडीशन आ जाएगी, ऐसे ये ऐसी करके कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भाई बताओ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा कंडीशन है तो बताओ कंज्यूमर क्या करेगा। पहले पूछेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो आप वो फॉर्मूला लगा के देख लेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि नहीं होगा तो या तो ये कंडीशन बनेगा या तो ये कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर ये कंडीशन है तो कंज्यूमर क्या करेगा और ये कंडीशन है तो कंज्यूमर क्या करेगा, ध्यान से समझना। तो अगर मैं नॉर्मली लेमैन की डेफिनेशन में या जनरली पूछूं कि अगर ऐसा कंडीशन है तो उसका मतलब ये 10 होगा, ठीक है, और ये मान लो 5 एग्जांपल के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया ये जो 10 है इसको कम कर दो, ठीक है, या तो प्राइस को बढ़ा दो, ये या तो 10 को कम कर दो, प्राइस को बढ़ा दो। तो आपको बता दूं कि प्राइस तो कांस्टेंट है, तो प्राइस में चेंज आ नहीं सकता। तो सारा का सारा खेल क्या है कि या तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, बोलोगे कि इधर जो इस साइड में जिसका बड़ा मुंह खुला हुआ है उसको कम कर दो, यही वाली बात बोलोगे, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तो आप जनरली यही बोलोगे कि भाई 10 है तो उसको कम कर दो 5, 6, 7, 8। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी यूनिट्स जो आप कमोडिटी गिवन है उसकी यूनिट्स को क्या कर दो, आप यूनिट्स को कर दो कम, यही बोलेंगे जनरली, बट बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका कि इस केस में कंज्यूमर कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिट्स को इंक्रीज करेगा। अब आपका दिमाग खुला होगा, सर ऐसा कैसे बोल रहा हो। तो ऐसे केस में जब एमयूएक्स ज्यादा है प्राइस कम है, इस केस में कंज्यूमर कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर वो कंज्यूमर अपनी यूनिट्स को इंक्रीज करता है तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और वो ऐसा जब तक करेगा जब तक उसको एमयूएक्स इक्वल टू पीएक्स ना मिले। अरे बात समझिएगा, अपनी टेबल में उठा के देखो और देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी आप कम करोगे, यूनिट्स को कम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा। अरे उल्टा काम करता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, और जैसे जैसे यूनिट्स को कम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, उल्टा होता है। तो अगर आपको यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी है, आपको कम करना है, ये तो पक्की बात है कि भैया इस तरह बड़ा मुंह खुला हुआ है तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी कम करना है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम करने का तरीका क्या है कि यूनिट्स को बढ़ाओ, यानी जब आप कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स को बढ़ाएंगे और आगे लिखेंगे ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी at each and every successive unit marginal utility will goes down,
और वो नीचे डिक्रीज होता जाएगा कब तक, जब तक उसको ये वाला कंडीशन नहीं मिल जाता। अरे बात समझ आती है, ये वाला खुद बताना आपको। अब आपको पता ही है, मान लो ये ऐसा कंडीशन है, प्राइस को कुछ कर नहीं सकता मैं, अब 10 है कम, मेरे को बढ़ाना ही है, पक्की बात है। अब बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यूनिट्स को बढ़ा दूं या तो यूनिट्स को कम कर दूं। अरे दो चीज कर सकता हूँ ना, उसको बढ़ाने के लिए या तो यूनिट्स बढ़ा दूं या तो यूनिट्स कम कर दूं। तो आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी केस में उल्टा केस चलता है कि अगर मैं यूनिट्स बढ़ाऊंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी और यूनिट्स कम करूंगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कम है तो मेरे को बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कम कर दूंगा, यानी सॉरी यूनिट्स को कम कर दूंगा। तो मैं कंजम्पशन ऑफ यूनिट जो है उसको कम कर दूंगा और जब तक कम करता रहूंगा कंजम्पशन, जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी और पीएक्स इक्वल नहीं होगा। मेरे बात समझ आएगा। तो ये दो केस हैं, दो सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो खत्म होता है, राइट। एक और चीज, जो मार्जिनल यूटिलिटी के केस में जो मैंने कंडीशन लिखी है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बहुत सारी बुक में ऐसा भी दिखेगा कि जो MUX इक्वल टू PX है ना, तो MUX ये नॉर्मल MUX इन टर्म्स ऑफ मनी है, टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है। तो कई कई बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है, MUX को हम कैसे लिख सकते हैं, MUX अपॉन MUM। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे कुछ नहीं करा है, ये MUX इन टर्म्स ऑफ मनी है, जर्नल वाला है, ठीक है, जर्नल है। तो MUX जब मैं मनी इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उसको लिखाने का फॉर्मूला ये है, तो MUX अपॉन MUM इक्वल टू PX लिख सकता हूं। यस, कहीं और आपको लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा लिख करके लिख सकते हैं, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। ये भी बहुत कोई आगे पीछे करके इसको सफल करा, MUM को उधर ले गए, PX को इधर ले गए, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तीनों तरीके से करोगे तो ये दो तरीका मान लो, इन दो तरीके से करोगे तो या तीनों तरीके से करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। ध्यान रखना है तीनों कंडीशन एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, अगर बुक में अलग होते हैं। MUX इक्वल टू PX मेन है, यहाँ पे MUM इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो MUM इन टर्म्स ऑफ मनी के लिए क्या लिखते हैं, MUM जो जनरल वाला MUM होता है अपॉन MUM इन टर्म मनी वाला MUM, राइट। तो इससे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी MUX, सॉरी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप आगे पीछे अगर मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो MUX अपॉन PX आ जाएगा, इधर चल जाएगा MUM। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा केस देख लिया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पता है मुझे, राइट, बट आप सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ आएगी, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है मैंने। इन वन कम्युनिटी के केस में जितना भी आ सकता था क्वेश्चन मैंने सारे कुछ बता दिया। नाउ फाइनली जब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग वैरायटी के देखेंगे, जब वो पूरा हम टॉपिक, थ्योरी और कंसेप्ट को कवर कर चुके हैं, राइट। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो मुझे आप सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड कुछ भी सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।